हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में? तो हम लोग पिछले क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़े थे। एक ही वीडियो में हमने सारा जो क्रिस्टल सॉलिड का जो डिफेक्ट है उसको पढ़ लिया था। और आज हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं कि जो टाइप्स ऑफ सॉलिड है वो हम लोग बहुत सारा पढ़े। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, लेकिन वो सारे थे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज कि टाइप्स ऑफ सॉलिड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, विद्युतीय गुण के आधार पर, यानी कि जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जिससे करंट फ्लो हो रहा है और नहीं हो रहा है, या कितना हो रहा है, उसके आधार पर जो क्रिस्टल सॉलिड है उसको तीन टाइप में बांटा गया। एक आपका जो कंडक्टर, एक इंसुलेटर, दूसरा तीसरा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप लोग के लिए यूनिक एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो कंडक्टर को सुचालक कहते हैं, इंसुलेटर को कुचालक और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक। तो इसके बारे में आपको पता होगा कि ये बहुत अच्छा विद्युत का क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर होता है ये मॉडरेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक खास तापमान पर इससे करंट फ्लो होता है। ये तीन टाइप का आपका ये हुआ। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो बहुत इजी है, फिर भी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग इसको समझते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। हमको अभी तक ये नहीं पता कि कोई चीज़ अगर मान लो कि हम कहते हैं कि इससे करंट फ्लो हो रहा है तो ये सुचालक है, ठीक है, या कंडक्टर है। अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ कैसे कहते हैं कि ये कंडक्टर है, इसका हमको रीज़न नहीं पता है। और हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, और अगर हमसे जूनियर हमारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि ये जो आयरन है ये कंडक्टर है, क्यों कंडक्टर है, इसका क्या रीज़न है इसके कंडक्टर होने का? आखिर कुछ तो माइक्रोस्कोपिक रीज़न होगा, क्योंकि केमिस्ट्री है तो हम लोग एटॉमिक के क्षेत्र में, एटॉमिक फील्ड में काम करते हैं, माइक्रो स्टडी है। तो आखिर इसका रीज़न ढूंढा गया क्या है, तो रीज़न हम लोग पढ़ेंगे कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये आपका कंडक्टर होगा और ये इंसुलेटर होगा, उसका क्या रीज़न है। तो रीज़न को समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा जो इसका आंसर आता है वो आता है एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर। एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार। अब एनर्जी बैंड डायग्राम क्या नाम से पता ही चल रहा होगा, ऊर्जा स्तर निरूपण भी कहते हैं या सिद्धांत भी कहते हैं। क्या है एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको पहले समझते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या है कि जो कोई भी सॉलिड एलिमेंट है वो अगर कभी किसी से रिएक्शन करता है या रिएक्शन नहीं भी करता है, खुद में भी अगर वो बॉन्डिंग है उसके अंदर, तो वहाँ पे दो तरह की बॉन्डिंग होती है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी डीप पढ़ेंगे, या 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी कि वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या हुआ कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, दोनों एटम आपस में मिला तो ये हुआ कि एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये हुआ केमिकल बॉन्ड, आपस में मिलकर इन्होंने एक बॉन्ड बनाकर एक मॉलिक्यूल को तैयार किया। अब इसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ने शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि बॉन्डिंग के टाइम में दो डिफरेंट एनर्जी लेवल बनता है। एक को हम लोग बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक को कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। और ये दोनों ऑर्बिटल पार्ट होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, मतलब कि ये मॉलिक्यूलर, हम मॉलिक्यूल के अंदर बात कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका कोई हिंदी नहीं होता, ये इसका हिंदी है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के अनुसार से ये कहा गया है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपस में ही रहते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर ही है, दोनों का बस एनर्जी लेवल अलग अलग है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिट के बनने के क्रम में दो घटनाएं एक साथ होती है कि वहाँ पे दो क्षेत्रों में एक साथ काम होता है। एक क्षेत्र है आपका वैलेंस क्षेत्र, जिसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, और दूसरा एक क्षेत्र होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो कंडक्शन बैंड है ये आपका उच्च ऊर्जा स्तर का क्षेत्र है, और जो वैलेंस बैंड है ये आपका निम्न ऊर्जा स्तर का क्षेत्र होता है।
ठीक है। अब वैलेंस बैंड का निर्माण तब होता है कि जब आपका कंप्लीटली फुलफिल्ड ऑर्बिटल आपस में मिलता है, ठीक है, या कह सकते हो कि पूर्ण रूपेण भरा हुआ ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन है तो वहां पर दो तरह का एनर्जी बैंड होगा, या तो वो बॉन्डिंग के पहले है, तो एक है आपका वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर क्या है, जब फुलफिल्ड ऑर्बिटल आपस में मिल रहा है जिसका ऊर्जा स्तर निम्न है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जब यही इलेक्ट्रॉन जब दूसरे के साथ शेयर करता है, शेयरिंग होती है, तो वहां पर इसी कंडक्शन बैंड का, तो शेयरिंग किसके साथ होगी, ये हो सकता है आपका क्या हो यहाँ पर कि पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है, पार्शियली फिल्ड हो, या हो सकता है अनफिल्ड हो ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, या तो अंशतः भरा हुआ ऑर्बिटल हो, अंशतः भरा हुआ, या रिक्त ऑर्बिटल। तो ये दोनों तरह का ऊर्जा स्तर का क्षेत्र रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि नाइट्रोजन के एटम आपस में मिल रहे हैं, तो उस स्थिति के अनुसार से वहां पर जो एटम का इलेक्ट्रॉन होगा जो बाह्यतम कक्षा में वो वैलेंस बैंड में होगा। जब वो दूसरे परमाणु के दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो दोनों का क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र में परिवर्तित होता है जो कि कंडक्शन बैंड है। वहां पर या तो पार्शियली फील्ड या तो खाली ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और वहां जो ऊर्जा स्तर होता है उसका उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के अंदर और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये वाला कंसेप्ट को देखा गया। तो इसके आधार पर एक डायग्राम बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। इस एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या किया गया, एक नीचे रखा गया और एक ऊपर रखा गया। नीचे वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है, जिसको हम लोग VB से सूचित करते हैं या हिंदी में इसको कहते हैं संयोजी ऊर्जा बैंड। और ऊपर जो है यहां पर बनाया गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, जिसको कहा गया VC। इसको हिंदी में कहते हैं चालक ऊर्जा बैंड। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है तो ये कंडक्शन के क्षेत्र में चला गया, ये खाली क्षेत्र में चला गया, खाली रिक्त ऑर्बिटल में चला गया और उसकी ऊर्जा वहां उच्च हो जाती है और यहां के बाद वो स्वतंत्र है अपने आप को फ्लो करने के लिए या कहीं भी जाने के लिए। तो इन दोनों ऊर्जा स्तर को, ये ऊर्जा स्तर है, ठीक है, ये एनर्जी बैंड है। नीचे में आपका कम एनर्जी वाला है, ठीक है, ये आपका हो गया लो एनर्जी और ऊपर में हो गया हाई एनर्जी। अब इन दोनों ऊर्जा स्तर के जो बीच का जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, जो ऊर्जा का अंतर है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप, ठीक है, FG कहा जाता है, ठीक है, या इसको डेल FG भी कहते हैं क्योंकि अंतर दिखाता है इन दोनों का, ठीक है। तो यहाँ जो आपका डिफरेंस है, अंतर है, जो दोनों ऊर्जा स्तर का अंतर है, उस अंतर को हम लोग कहते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप, ठीक है, समझ में आ गया। तो फॉरबिडेन एनर्जी गैप क्या हो गया, इन दोनों ऊर्जा स्तर के जो बीच का अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। अब हम लोग समझते हैं कि इस थ्योरी का उपयोग कंडक्शन या कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के डिफिनेशन में किस प्रकार से किया जाता है और ये कैसे हमको इसका आंसर देता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंडक्शन कैसे। कंडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से बाहर आना पड़ेगा। वैलेंस बैंड से बाहर आके अगर वो कंडक्शन बैंड में आ गया, यानी कि कंडक्शन बैंड में आ गया, उच्च ऊर्जा स्तर के क्षेत्र में आ गया और वहां से वो क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है आसानी से। तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग कंडक्टर।
यानी कि सुचालक। कोई पदार्थ सुचालक क्यों होता है? ठीक है, उसके अणु के अंदर या आणविक सिद्धांत के अंदर जो ऊर्जा बैंड बना है, उस ऊर्जा बैंड में जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है पहले से, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले से, ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो आपका पहले से गैप है, ये है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है। अब ये है आपका बीच में फॉरबिडन गैप Fg, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा का स्तर है, इसको पार करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलकर यहाँ आना होगा, और यहाँ के बाद ये क्या हो जाता है, फ्री टू मूव हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर हम उसी को बोलते हैं जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन का क्या हो, प्रवाह हो, ठीक है। अब क्या होता है, कंडक्टर के लिए ये जो फॉरबिडन गैप है, इस फॉरबिडन गैप का मान शून्य हो जाता है, 0। अब जब 0 होगा तो यहाँ जो ये जो गैप है, ये गैप तो नहीं रहेगा, ये गैप क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, ये अध्यारोपित हो जाता है। मतलब दोनों जो बैंड है वो इस तरह से ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। अब ओवरलैपिंग होने के कारण ये आपका वैलेंस बैंड हो गया और ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो आसानी से इस तरफ आ सकता है, और इस तरफ से आसानी से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद फ्री टू मूव हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इस तरह से अगर हम खड़े हैं और आगे गड्ढा है, उसका फिर रास्ता है, अगर उस गड्ढे को भर दिया जाए तो हम आसानी से क्या हो जाएंगे, दूसरी ओर चले जाएंगे, और जब हम लोग आसानी से दूसरी ओर चले जाएंगे तो उसके बाद हम आज़ाद है जाने के लिए। लेकिन अगर ये गैप जो बीच में गड्ढा वाला गैप है, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हम उधर जंप करके किसी भी रूप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक है। तो यही चीज़ हो जाता है इंसुलेटर के केस में, कि इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर कुचालक। तो कुचालक के केस में क्या है, ये जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, ये जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाती है, अनंत के बराबर, ठीक है। अलग अलग का अलग अलग मान है। तो ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, अब तुम ही बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके जा सकता है? नहीं जा सकता। अब जब यहाँ से वो जंप करके नहीं जा सकता है तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉसिबल है? यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है तो जिस कारण से क्या होता है, क्या होगा, जिस कारण से करंट का फ्लो नहीं होता है और वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम तीसरा केस देखते हैं तो तीसरे केस में, तीसरा केस मेरा किसका है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, ये जो गैप है, ये गैप Fg जो है, ये तुम्हारा कंडक्टर से तो कम होता है, सॉरी कंडक्टर से ज्यादा, ये हो जाता है तुम्हारा कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम। अब ये जो Fg है, इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा है लेकिन उससे थोड़ा कम हो गया, और कंडक्टर का गैप ही नहीं है, 0 है, उससे थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जिस कारण से क्या होता है, कंडक्टर का गैप तुम्हारा हो गया 0, सॉरी कंडक्टर का गैप से थोड़ा ज्यादा और इंसुलेटर के गैप से कम। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मॉडरेट स्टेट में है, तो किसी खास टेम्परेचर पर, किसी खास तापमान पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आ जाता है, फिर यहाँ से वो फ्लो करने लगता है, यही कहलाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर। इसी चीज को हम लोग इलेक्ट्रिकल व्यू से फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो कंडक्टर होता है उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मतलब कि रेसिस्टेंस उसका, सॉरी रेसिस्टेंस का वैल्यू उसमें कंडक्टर में 0 के बराबर हो जाता है, मतलब कि उसका रेसिस्टेंस उसमें नहीं होता है, या अलग अलग रेसिस्टेंस वैल्यू होता है, या कब 0 नहीं कर सकते, रेसिस्टेंस का वैल्यू लेस होता है, सबका अलग अलग है, तो इसमें कम रेसिस्टेंस होता है, करंट का फ्लो हो सकता है। इसमें जो है कुचालक में R का वैल्यू मोर होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसमें रेसिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि इसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। अब सेमीकंडक्टर में क्या है,
जो R का वैल्यू है वो तुम्हारा क्या होगा, कंडक्टर से, कंडक्टर में बहुत ज्यादा होता है ना, नहीं सॉरी, इंसुलेटर से कम, इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से, कंडक्टर से क्या होगा, R का वैल्यू ज्यादा होगा और इंसुलेटर से क्या होगा, R का वैल्यू कम होगा, मतलब कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा, इंसुलेटर से कम। तो जो करंट का वैल्यू है वो किसी खास टेम्परेचर पर कंडक्टर से कम होगा और इंसुलेटर से ज्यादा। इसी को बोलते हैं सेमी कंडक्टर, बीच का, ठीक है।